हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 विच इज मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के बारे में। अगर आप भी फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो एक सब्जेक्ट है जिसको हम साइकोलॉजी की ब्रांच भी कहते हैं, उससे आपका जरूर सामना होगा, जिसको हम कहते हैं स्टैट्स। स्टैट्स साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, जिसके बिना साइकोलॉजी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी डन। साइकोलॉजी कोई थ्योरी नहीं है जिसे पढ़ के हम खत्म कर दें। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी रिसर्च फील्ड है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हर दिन हर रोज नई कोई ना कोई खोज हो रही है। तो ये जो चैप्टर है हमारा मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो ये साइकोलॉजी में यूज होने वाली स्टैट्स का बेसिक ग्राउंड है। मैं क्लास एमए के स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी साइकोलॉजी को पढ़ा नहीं है, या ग्रेजुएशन में बच्चे अगर डायरेक्ट साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लेते हैं और उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है साइकोलॉजी को 11th-12th में, उनको भी रेकमेंड करूंगी कि वो ये पढ़ें। फिलहाल तो हम एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे हैं यहाँ पर, क्लास 11th की चैप्टर नंबर 2 को हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो आप सभी के लिए यूजफुल है अगर आप साइकोलॉजी में स्टैट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ये चैप्टर आपको किस किस चीजों को ओवरव्यू देगा, जैसा कि चैप्टर का नाम है। देखिए क्या नाम है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। वो क्या क्या तरीके होते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम साइकोलॉजी में कोई इंक्वायरी करते हैं। इस वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि रिसर्च करते हैं, कुछ भी फाइंड आउट करते हैं, कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें जितनी टर्मिनोलॉजी स्टैट्स की होती है, स्पेशली जो कि साइकोलॉजी में यूज की जाती है, वो यहाँ पर यूज होगी। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। आज इस चैप्टर की हम बिगिनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की। हालांकि बुक मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ साथ में। तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइक एनी साइंटिफिक रिसर्च, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हैज़ द फॉलोइंग गोल्स। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के कुछ पर्पस होता है, कोई गोल होता है। हम क्या गोल्स उसके होते हैं? डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अब डिस्क्राइब करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें किसी को जाकर बताना है। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि उस प्रॉब्लम के कोर स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। बात बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन हम उसमें से क्या, जो कहना चाहिए ना कि क्या हम कीवर्ड पिक कर रहे हैं, वो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है। देन कम्स प्रिडिक्शन, फिर हम कुछ प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जनरल लाइफ में भी यही होता है। आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन के बारे में और पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में सोचने लगते हैं, उससे एसोसिएटेड बातों के बारे में सोचने लगते हैं। यही साइकोलॉजी में भी किया जाता है, जहाँ प्रिडिक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप को हम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस क्रिएट करना। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे होता है। एक्सप्लेनेशन, जब हम कुछ सोच लेते हैं, हमने सोचा कि इस बात की ये वजह हो सकती है, हमने पहले एक बात डिसाइड करी, प्रॉब्लम डिसाइड करी, डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर हमने ये सोचा कि इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं, कुछ पॉसिबल कॉजेज के बारे में हमने सोचा, वो हो गया प्रिडिक्शन। अब उस पर्टिकुलर कॉज पर जब हम डिटेलिंग करते हैं, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, ये सब कहलाता है एक्सप्लेनेशन। ओके। एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, अब हमें क्या उसमें चीजों को मैनिपुलेट करना है, क्या बदलना है, किस तरीके से हमें करना है, मतलब हमारी प्लानिंग का पार्ट। जब आप किसी सिचुएशन के बारे में टैकल करते हैं किसी सिचुएशन को, तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद क्या करते हैं, उसमें क्या करेंगे वो प्लानिंग करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम, उस सोल्यूशन को जाके अप्लाई कर देते हैं। इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में बताती हूँ। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सोचते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम हुई होगी, पॉसिबल कॉजेज निकालते हैं, उसके बाद उस पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या मॉडिफिकेशन होते हैं इसके बारे में सोचते हैं, और लास्ट में उसको सोल्यूशन देते हैं और कहते हैं जा इसको अप्लाई कर ले। तो यही है एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी को करने के पीछे का एक गोल, उसके स्टेप्स भी हम कहते हैं इसे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वैसे तो मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया है, इसमें आपको टू द पॉइंट बात समझ में आ गई है, लेकिन अभी बुक में भी बहुत कुछ रहता है एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने जैसा बोला, अभी बहुत सारी टर्म्स आएंगी। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर और अ फिनोमिना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। This helps in distinguishing a particular behavior from other behaviors. For example, the researcher may be interested in observing study habits among students. मान लीजिए कोई रिसर्चर जो है वो स्टडी हैबिट्स पर रिसर्च करना चाहता है। स्टडी हैबिट्स में कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ बिहेवियर। आपके स्टडी की हैबिट्स डिफरेंट हो सकती है, मेरी स्टडी की हैबिट्स डिफरेंट हो सकती है, किसी और पर्सन की और डिफरेंट होंगी। तो एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का डेटा हमारे पास निकल कर आएगा।
such as attending all your classes regularly, submitting assignments on time, planning your study schedule, studying according to the set schedule, revising your work on a daily basis, etc. Within a particular category, there may be further minute descriptions, जैसे कि हर किसी भी सिचुएशन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो और बारीकी से जितना हम किसी चीज की डिटेलिंग करते हैं ना, उतनी ही ज्यादा पॉइंट्स हमारे पास निकल कर आते हैं. The researcher needs to describe his or her meaning of study habits. The description requires recording of a particular behavior which helps in its proper understanding. Description में हम क्या करते हैं, जो भी हम प्रॉब्लम लेना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं कि भाई इतनी इतनी चीजें हैं लेकिन हम इस चीज पर वर्क करने वाले हैं, तो ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आपको बिगनिंग में भी समझा दिया था, तो वही समझा पहले दिया है तो पढ़ते हुए आपको आसान लगेगा. अब आते हैं प्रिडिक्शन की तरफ. सेकेंड गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर. जब साइकोलॉजी में किसी भी टॉपिक पर रिसर्च होती है, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, अभी तो हम बहुत छोटे छोटे स्टेप पे चल रहे हैं, तो क्या करते हैं, बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं. ये बिहेवियर वर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम में बिहेवियर टर्म क्यों आ रही है, क्योंकि साइकोलॉजी में होने वाली रिसर्चेज ह्यूमन से एसोसिएटेड होती हैं. और क्या किसी भी कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान है जो बिना बिहेव किए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? मतलब आप शांत बैठे रहिए तो भी आप कर सकते हैं मे बी, बट बिहेवियर के थ्रू ही वो चीजें नजर आती है ना, तो इसलिए बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो उस बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट करते हैं. If you are able to understand and describe the behavior accurately, you come to know the relationship of a particular behavior with other type of behaviors, events or phenomena. You can then forecast that under certain conditions, this particular behavior may occur within a certain margin of error. For example, on the basis of study, a researcher is able to establish a positive relationship between the amount of study time and achievement in different subjects. इस तरीके से क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ गेस करते हैं. वही गेसिंग गेम जैसे मैंने आपको बताया, जब अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं आप, तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गेस करते हैं. वो गेस करना, प्रिडिक्ट करना, ये कहलाता है प्रिडिक्शन. लेकिन जो हमारा प्रिडिक्शन है वो ठीक है या नहीं है, ये बिल्कुल स्टोरी के एंड में जाके पता चलेगा. भाई आपने कोई सोल्यूशन के बारे में सोचा, पर आपको ये थोड़ी ना मालूम है कि ये ही इसका एकदम 100% करेक्ट है. हो सकता है वो सही निकल जाए, ये भी तो हो सकता है कि वो गलत निकल जाए, पर वो गलत कब निकल गया ये कब पता चलेगा, आफ्टर द एप्लीकेशन. तो ये कहलाता है प्रेडिक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं. लेटर इफ यू कम टू नो दैट अ पर्टिकुलर चाइल्ड डिवोट्स मोर टाइम फॉर स्टडीज, यू कैन प्रिडिक्ट दैट द चाइल्ड इज लाइकली टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपने जो भी ऑब्जर्वेशन बनाया है, फाइनल उसको किया है, वो एप्लीकेशन के बाद आपको चलेगा. Prediction becomes more accurate with the increase in the number of person observed. हमारा सेकंड गोल क्लियर हो गया कि हम किसी भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में प्रिडिक्शन क्यों करते हैं. अब हम बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन की, व्हाई एक्सप्लेनेशन इज नीडेड. द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज टू नो द कैजुअल फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर. Psychologists are primarily interested in knowing the factors that make behavior occur. पहली बात तो ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कोई भी कुछ भी बात जो हुई है, सिचुएशन हुई है, वो क्यों हुई है, किस लिए हुई है, इस सारे कॉजेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. Also, what are the conditions under which a particular behavior does not occur? For example, what makes some children more attentive in the class? Why some children devote less time for study as compared to others? Thus, this goal is concerned with identifying the determinants or antecedent conditions, that is condition that led to the particular behavior. हर कुछ चीज के बारे में यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि क्यों कोई वजह हुई, क्या उसके पीछे रीजन रहे. एंटीसीडेंट फैक्टर का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन से ठीक पहले होने वाले चीजें, और ठीक पहले क्या होता है, कॉज होता है. किसी भी सिचुएशन के पहले क्या होगा, उसका कॉज होगा. सिचुएशन के बाद में क्या होगा, इफेक्ट होगा. ये कॉज इफेक्ट मैं आपको कई बार समझाऊंगी इस चैप्टर में करेगा, और मैं आपको समझाती भी रहूंगी कई बार. तो अभी हम बात करते हैं कि एंटीसीडेंट कंडीशंस मैंने आपको बताई कि क्या होती हैं. वो सिचुएशंस जो किसी भी केस के ठीक पहले होती हैं, led to the particular behavior of the behavior being studied so that cause effect relationship between two variables or events could be established. दो वेरिएबल्स के बीच, दो सिचुएशंस के बीच जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश हो सके. मींस किसी भी सिचुएशन के बारे में वो हमें वजह पता चले कि वो क्यों हुआ और उस सिचुएशन के क्या इफेक्ट होंगे. जब हम स्टडी कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. नेक्स्ट स्टेप इज द कंट्रोल. जो नेक्स्ट गोल है हमारा वो है कंट्रोल. If you are able to explain why a particular behavior occurs, you can control that behavior by making changes in its antecedent conditions.
प्लानिंग का पार्ट कि हम क्या प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि क्या हम प्लान करेंगे चीजों को। कंट्रोल रेफर्स टू थ्री थिंग्स, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, जो कि हमारी प्लानिंग का पार्ट होगा ऑफ कोर्स, रिड्यूसिंग इट, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, और एनहांसिंग इट, और उसको बेटर भी कर सकते हैं, एनहांस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अलाउ द नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू स्टडी टू बी द सेम, और यू कैन रिड्यूस देम एज देयर मे बी एन इंक्रीज इन द स्टडी आवर्स। यहाँ पे इन्होंने जो एक एग्जाम्पल लिया है कि उनके रिसर्च का जो टॉपिक है उसी में वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के टाइम पे क्या कर सकते हैं, जब आपको लग रहा है कि हमारा जो यहाँ पे सिचुएशन बन रही है उसमें अगर हम कुछ आवर्स को ऐड कर दें या रिड्यूस कर दें तो सिचुएशन में मॉडिफिकेशन हो सकता है, अपनी प्लानिंग में हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हमने यहाँ पर प्लानिंग कर ली, मीन्स कंट्रोल हमारा जो है वो एक इसका गोल कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा नेक्स्ट गोल होता है टू अप्लाई दिस। एप्लीकेशन इज द फाइनल गोल ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरीज टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स हमको प्रॉब्लम सॉल्व ही करनी है, तो जो भी हमारी सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग्स। अब हम उस जो हमने रिसर्च बनाई है, जो हमने मॉडल अपना रेडी किया है, उसको हम अप्लाई करना शुरू करेंगे, देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। Psychological research is conducted to solve problems in various settings. Because of these efforts, the quality of life of people is a major concern of psychologists. For example, application of yoga and meditation help reduce stress and increase efficiency. Scientific inquiry is also conducted to develop new theories or constructs which leads to further research. तो बेसिकली एप्लीकेशन करने के बाद हमारे हमारे पास रिजल्ट आते हैं, और इसी तरीके से साइकोलॉजी में थ्योरीज बनती हैं, जो आप इतनी इतनी थ्योरीज के बारे में सुनते हैं। फिलहाल तो आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, क्लास 11 में आप हैं, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे, अपनी ही बुक में आपको लर्निंग की थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। तो वो कैसे बनी, उनको पहले अप्लाई किया गया, आई मीन पूरा प्रोसेस करने के बाद। ये प्रोसेस वर्ड बार बार मैं यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो गोल्स होते हैं ना, इन्हीं को हम अकम्प्लिश करते हैं। आप देख सकते हैं जो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। तो हम कैसे इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं और कैसे इन गोल्स को अकम्प्लिश करते हैं बाय यूजिंग और बाय अप्लाइंग दीज स्टेप्स, राइट। ये हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आप किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो क्या स्टेप्स यूज करते हैं। हमेशा हर साइंटिफिक रिसर्च में यही स्टेप्स यूज होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं बुक से इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं, एटलीस्ट बुक का एक्सप्लेनेशन हो जाए, क्योंकि बच्चों को बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, एंड कीप शोइंग योर सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।